सो वेलकम टू द चैनल जहां हम पढ़ेंगे फिजिक्स। यस, पुनीत तिवारी फिजिक्स। जी हाँ, मेरा ही नाम है और ये मेरा ही बनाया हुआ थॉट है। यू कॉल इट मिरेकल, वी कॉल इट फिजिक्स। तो बच्चों, ये लिखने के पीछे ये ऐसे ही नहीं है कि हवा में कुछ भी लिख दिया बस होशियारी मारने के लिए। इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। जो दुनिया मिरेकल समझती है ना, जिसे सब चमत्कार मानते हैं, पहले लोग ना बहुत सी चीजों को चमत्कार समझ के या दैविक शक्ति या किसी शैतान की शक्ति समझकर डरते थे। उन सारी चीजों को फिजिक्स ने समझाया कि भाई ये कोई डरने वाली चीज नहीं है, ये एक नॉर्मल सा फिनोमिनन है। तो इसीलिए ये लिखा है कि यू कॉल इट मिरेकल, वी कॉल इट फिजिक्स। जिसे ना आम लोग चमत्कार समझते हैं, उसे फिजिक्स पढ़ने वाले लोग बस फिजिक्स समझते हैं, एक साइंस समझते हैं, बस एक सब्जेक्ट समझते हैं। तो आप अगर साइंस ले चुके हो या लेने वाले हो, फिजिक्स पढ़ने वाले हो, तो अब आपके लिए बाकी जो चमत्कारी चीजें हैं वो डरने की चीज नहीं है। अब वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी है कुछ नए लॉज डिस्कवर करने के या कुछ नया इन्वेंशन करने के लिए। आप बहुत कुछ जान सकते हो और ये सारी चीजें समझने के लिए हमको पहले फिजिक्स को समझना पड़ेगा, जितना अब तक रिसर्च हो चुका है। फिजिक्स इतना इंटरेस्टिंग है, इतना इंटरेस्टिंग है, इतना इंटरेस्टिंग है, मतलब मत पूछो यार कितना इंटरेस्टिंग है। ठीक है, जो हमारा पहला लेसन है बुक का, जो पहला लेसन है फिजिकल वर्ल्ड, ये लेसन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया ही नहीं गया है। बहुत से लोग स्कूल्स में या अदर जगह, मतलब क्लासेस वगैरह में भी बहुत से लोग इस चैप्टर को टच ही नहीं करते, छोड़ देते हैं, बिकॉज मार्क्स ओरिएंटेड स्टडी के लिए ये चैप्टर है ही नहीं। ठीक है, इस चैप्टर के लास्ट के एक दो टॉपिक्स ऐसे हैं जो बहुत छोटे मोटे मतलब हैं और एक दो मार्क्स में पूछे जा सकते हैं, बाकी मार्क्स के लिए इस चैप्टर का मतलब नहीं है। लेकिन इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंस है। क्यों? क्योंकि जब तक आपको फिजिक्स में इंटरेस्ट नहीं आएगा, आप फिजिक्स को पढ़ोगे नहीं। तो ये चैप्टर आपको इंटरेस्ट बिल्डअप के लिए है। ठीक है, आपका इंटरेस्ट फिजिक्स में डेवलप हो जाए, इसलिए ये चैप्टर दिया गया है। साथ ही साथ ऐसा कह सकते हो कि ये चैप्टर फिजिक्स का इंट्रोडक्शन है। ठीक है, आप 11th और 12th 2 साल में क्या क्या पढ़ने वाले हो, उन सब चीजों का ओवरव्यू है इस चैप्टर में। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक डिसाइड नहीं किया है कि आपको फिजिक्स लेना है या कॉमर्स लेना है या आर्ट्स लेना है, कोई भी स्ट्रीम लेनी है, आप कई लोग ऐसे सोच रहे होंगे कि हम 10th के बाद डिप्लोमा करेंगे, अभी तक अगर डिसाइड नहीं हुआ है तो ये चीज, ये चैप्टर पढ़ लो। ये चैप्टर पढ़ के फिर आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर आपका 10% भी इंटरेस्ट है ना फिजिक्स में या साइंस में कह दूं, तो आप ये चैप्टर पढ़ के बहुत कुछ समझ जाओगे और फिर शायद एक अच्छी कंडीशन में आ जाओगे एक अच्छा डिसीजन लेने के। ठीक है, तो बेसिकली बच्चों, चैप्टर का जब इंट्रोडक्शन है और ये खुद ही फिजिक्स का इंट्रोडक्शन है चैप्टर, इवन यही नहीं कह सकता मैं कि 11th और 12th में ही क्या पढ़ने वाले हो, क्योंकि आप फ्यूचर में भी अगर साइंस ले लेते हो और अगर आप फिजिक्स परस्यू करते हो तो आप आगे क्या क्या पढ़ने वाले हो, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं आपके पास। ठीक है, वो सारी चीजें आप जान पाओगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारे फिजिक्स का इंट्रोडक्शन। तो अगर बच्चों आपसे कोई पूछे कि बच्चा बताओ फिजिक्स होता क्या है, डेफिनेशन क्या है फिजिक्स की, तो उसे आप क्या समझाओगे? तो उसे आप कुछ यूं समझाओगे कि देखो, वो अंधेरी रात का आना और उस रात के बाद उजाले का आना, सुबह हो जाना, सूरज का आना, या कह दो बहती नदियों का पानी जो कल कल आवाज करता है, चाहे समंदर में ऊंची ऊंची उठती लहरें हों, ऊंचाई तक जाकर फिर नीचे आ रही हैं, वो चांद का चमकना, तारों का टिमटिमाना, वो चिड़ियों की जो चहचहाहट है, जो मधुर आवाज है, चाहे सितार की आवाज हो या गिटार की आवाज हो, तबला हो या ढोल हो, कृष्ण कन्हैया की बांसुरी हो या बिस्मिल्लाह खान की शहनाई हो, हर चीज में फिजिक्स है, हर चीज में। कहीं घर जल रहा है तो भी फिजिक्स है,
किसी के घर बिजली के तार हैं और लाइट जल रही है, वहां भी फिजिक्स है। पंखा चल रहा है, वो भी फिजिक्स है। अरे मोबाइल चला रहे हैं हम, वो भी फिजिक्स है। ये वीडियो रिकॉर्डिंग करके हम एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे हैं, ये भी फिजिक्स है। धरती पर रुके हुए हैं, गिर नहीं जा रहे हैं, ये भी फिजिक्स है। चीजें ऊपर जाती हैं, नीचे आती हैं, फिसलती हैं, नहीं फिसलती हैं, सब चीज फिजिक्स है। तो मैं ये कहूं कि मुझसे कोई ये कहे कि भाई तुम भगवान को डिफाइन करो, तो पॉसिबल नहीं है। तो वैसे ही फिजिक्स को भी डिफाइन करना पॉसिबल नहीं है। हम कोशिशें कर सकते हैं, पर अगर हम जितनी भी कोशिशें करें, हम फिजिक्स के साथ नाइंसाफी करेंगे, क्योंकि फिजिक्स को डिफाइन करना पॉसिबल ही नहीं है। फिजिक्स सब कुछ है, सर्वस्व है। जैसे कृष्ण भगवान ने भगवत गीता में कहा है ना, मैं ही सब कुछ हूं, सब कुछ मुझी में समाया है। तो उसी तरह कुछ फिजिक्स का भी है, सब कुछ फिजिक्स है, सब कुछ फिजिक्स में ही समाया है। ठीक है, तो इस तरह का है हमारा कुछ फिजिक्स। फिजिक्स को बेसिकली हम साइंस का ब्रांच मानते हैं। ठीक है, पर इन चीज़ों को लेकर भी लोगों के अंदर कंफ्यूजन्स रहे हैं कि क्या ये साइंस का ब्रांच है या साइंस ही फिजिक्स है। तो चलो वो सब हम चीज़ें नहीं सोचेंगे, इतना कंफ्यूज नहीं करना चाहता मैं। आपके पास फिजिक्स में दुनिया भर की अपॉर्चुनिटी है। तो मैंने आपको बताया, कुछ एग्जाम्पल्स दिए, ठीक है, नेचुरल प्रोसेसेस बताए मैंने। तो देखो बच्चों, पहले क्या होता था, जैसे मैंने बताया ना कि चमत्कार को लेकर लोग डरते वगैरह थे, वो भी बताता हूं। देखो, पहले जो सेलर्स होते थे ना, जो समुद्र में जहाज लेकर दूर दूर कहीं जाते थे, तो उनके जो मेटल मास्ट होते थे, ठीक है, जहाजों में मास्ट आते हैं या फिर आगे का पॉइंटेड हिस्सा जो आता है, ठीक है, इन जगहों पर क्या होता था ना, जब थंडर स्टॉर्म मतलब बिजली वगैरह चमक रही होती थी आसमान में, या समुद्र में हल्का तूफान वगैरह चालू होता था, उस टाइम पर यह देखने को मिलता था कि इनके जो टिप है ना, चाहे वो मास्ट का टिप हो, चाहे वो जो अपने बोट का आगे का हिस्से का टिप है, उन सब चीज़ों पर बिजली चमकती थी। ठीक है, ऐसे चमकती हुई चीज़ दिखती थी कलरफुल वे में। ठीक है, तो लोग उसे क्या समझते थे कि समुद्र के देवता नाराज हो गए हैं, लोग डरते थे। पर वो सारी चीज़ें बाद में क्लियर हो गई कि उसमें कुछ अनोखा नहीं है, ये फिजिक्स का फिनोमिनन है जिसे हम कोरोना डिस्चार्ज कहते हैं। वो चीज़ आप पढ़ोगे, 12th में पढ़ोगे। चीज़ें नीचे क्यों गिरती हैं आपको ये तो बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि 9th में हमने ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ा हुआ है। ठीक है, फिर आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, कैसे आपके घर तक पहुंचती है, कैसे प्रोड्यूस होती है, ये सारी चीज़ें फिजिक्स में है। लाइट में ऐसा क्या होता है कि वो बिजली आती है, आपको दिखती तो नहीं है, लेकिन लाइट में आते ही, लाइट बल्ब में आते ही वो एकदम उजाला फैला देती है ना। आपके टीवी में ऐसा क्या है, टीवी में भी केबल आया हुआ है, ठीक है, आपके छत से एंटीना लगा हुआ है, वहां से केबल आया हुआ है, तो केबल में तो भाई सिंपल है, करंट ही फ्लो करता होगा, लेकिन टीवी में हमें इमेजेस दिखती हैं, है ना, टीवी में इमेजेस दिखती हैं, वहां सास बहू के सीरियल चल रहे होते हैं, सावधान इंडिया चल रहा होता है, वहां उसको चाकू मार रहा है, ठीक है, वो सीढ़ी से कोई गिर गया फिसल के, ये सारी चीजें हमको दिखती हैं, है ना। देखा होगा ना सीरियलों में, वो घर घर में ही कुछ झगड़ा रहता है, वो एक तेल गिरा के चली जाती है और दूसरी जो आती है उसे पता नहीं होता है कि वहां तेल गिरा हुआ है, बस ऐसी पैर रखते फिसल के गिर जाती है। तो ये सारी चीजें हमको दिखती है ना टीवी में, कैसे दिखती है, तार में तो कोई ऐसा आ नहीं रहा था, कोई तेल नहीं डाला था, कोई तेल पे फिसल के गिर नहीं रहा था, फिर भी टीवी में दिख रहा था। ये सारी चीजें हमारी फिजिक्स है, ठीक है, सब का आंसर फिजिक्स के पास है, ठीक है। तो ऐसा अगर कह दूं मैं कि दुनिया में हर सवाल का जवाब फिजिक्स के पास है, और जो जवाब फिजिक्स के पास नहीं है वो जवाब फिर सिर्फ भगवान के पास है, ठीक है। तो भगवान से तो हम तब पूछ पाएंगे ना जब हम चल बसेंगे, और चल बसने के पहले के जितने जवाब चाहिए वो सारे जवाब को फिजिक्स देगा, बराबर है। ओके, तो चैप्टर की तरफ चलते हैं। तो बच्चों ये तो बात हो गई फिजिक्स की। फिजिक्स बेसिकली जैसा मैंने बता दिया कि साइंस का ही एक ब्रांच है। साइंस में और भी चीज़ें आप पढ़ने वाले हैं, फिजिक्स के अलावा केमिस्ट्री पढ़ने वाले हो, अगर आपने बायोलॉजी लिया होता बायोलॉजी पढ़ने वाले होंगे, और अदरवाइज मैथ्स पढ़ने वाले होंगे, कुछ लोग तो दोनों पढ़ने वाले होंगे, एक्स्ट्रा जीनियस जो होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं, सब आता है कहाँ, साइंस में। तो कॉमर्स हो गया, आर्ट्स हो गया, देखो हर चीज़ की स्टडी को साइंस ही कहा जाता है। साइंस का बेसिकली ना डेफिनेशन ही यही है कि जो चीज़ें हो रही है नॉलेज को सीख करना, ठीक है। साइंस का बेसिकली मतलब क्या होता है, टू सीक नॉलेज, नॉलेज की तरफ जाना, नॉलेज को खोजना, दैट इज साइंस।
तो आप हर जगह एक्चुअली में साइंस ही पढ़ रहे हो, लेकिन अब बात जब स्पेसिफिकली स्टडीज़ की आ जाती है तो हम उसमें साइंस ब्रांच अलग समझते हैं, कॉमर्स अलग, आर्ट्स वगैरह अलग, ठीक है। अच्छा, तो साइंस की जब स्टडी करते हैं हम, ठीक है, मैं अब अपनी टेक्स्ट बुक के हिसाब से जा रहा हूँ, फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर के हिसाब से जा रहा हूँ। इसके पहले मैंने सब अपनी तरफ से कहानियाँ सुनाई। तो फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर में हमको ये बताया है कि साइंस की स्टडी में जो भी अप्रोच है जिसे हम कहते हैं साइंटिफिक मेथड, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी एक फिनोमिनन हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल हमको जो सबसे ज्यादा हम फैमिलियर हैं जिस चीज से, वो है कुछ ये, ठीक है, जो कि न्यूटन ने किया था, ठीक है, ग्रेविटेशन की डिस्कवरी। इसमें क्या था, एक तरह का साइंटिफिक स्टडी था, ठीक है, किसी भी फिनोमिनन को, क्योंकि अगर कोई चीज ऊपर से नीचे गिर रही है तो ये एक प्रोसेस है, ये एक नेचुरल फिनोमिनन है, ये होता है रेगुलरली, राइट। तो इस चीज की जब हम साइंटिफिक स्टडी करेंगे, हम साइंस के नजर से इसे देखने की कोशिश करेंगे, इसे एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, तो उस स्टडी को हम कहते हैं क्या, साइंटिफिक स्टडी। और उस स्टडी को करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं, कुछ प्रोसीजर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल आप अगर कहीं पर भी सपोज आप बैंक में गए हो, पैसे निकालने गए हो, तो उसका एक अपना स्पेसिफिक प्रोसीजर है, राइट। एक फॉर्म होगा, वो आपको फिलअप करना होगा, फिर लाइन में लग के आपको उनको देना होगा, ठीक है, या चेक वगैरह होगा, जो भी होगा, हर जगह का अपना अपना प्रोसीजर है। तो इस तरह से ना साइंस की जब स्टडी करते हो आप, साइंटिफिक मतलब रिसर्च कर रहे हो, जो भी चीज कर रहे हो, उसमें ना कुछ मैथड्स इन्वॉल्व हैं, वो मैथड्स हमको फॉलो करने होते हैं। तो वो मैथड्स मैंने यहाँ पर लिस्ट आउट किए हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखा साइंटिफिक मैथड इन्वॉल्व्स, पहला है सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज और पहली चीज। देखो न्यूटन ने जब डिस्कवरी की थी ना ग्रेविटेशन की, तो उन्होंने भी ऑब्जर्वेशंस किए थे। खाली न्यूटन की बात नहीं करूंगा मैं, चाहे जितने भी साइंटिस्ट थे, आप पता कर लो, जितने भी साइंटिस्ट हुए हैं आज तक, उन सब के अंदर ना ये चीज कॉमन मिली है, ऑब्जर्वेशन। हम भी कई बार ना बहुत से ऐसी चीजें होती हैं हमारे आसपास होती हैं, रेगुलर होती हैं, हम उन्हें ध्यान नहीं देते, वो हमारे सामने से होके गुजर जाती है, हम कभी ध्यान नहीं देते। पर कभी कभी कुछ चीज़ों पर ना बहुत खास ऑब्जर्वेशन करते हैं, और जब हम ऑब्जर्वेशन करते हैं तो हम उनकी डिटेल्स में जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई चिड़िया आपके घर के पास आती है, रेगुलर आती है, बैठती है, चली जाती है, आप कभी ध्यान नहीं देते हो। लेकिन अब कभी ऐसा हुआ कि आप एकदम फ्री बैठे हो, कुछ काम नहीं आपके पास, आप किसी सोच विचार में हो, अचानक आपके सामने आकर एक चिड़िया बैठ गई, तब आप उस चिड़िया को बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करोगे, आप हर चीज पर ध्यान दोगे, उसके बीक्स कैसे बने हुए हैं, उसकी बॉडी का शेप कैसा है, इसका कलर कैसा है, और ये चीजें देखने के बाद आपको फिर नेचर को एडमायर करने लग जाते हो आप, कि क्या गजब बनाया भगवान ने या कुदरत ने जो भी बनाया, ठीक है। और पोएट्स वगैरह जो होते हैं ना, वो भी यही सब चीजें ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, कुछ अलग नहीं है, वो भी इन चीजों को ऑब्जर्व करते हैं और फिर उसमें अपने इमेजिनेशंस को मिक्सअप कर देते हैं, ठीक है। रियलिटी देखते हैं, क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं और उसमें फिर अपना इमेजिनेशन मिक्स करके फिर एक डिश बना के आपको परोसते हैं। ये ले कवि का अपना खजाना, खाओ इसे। तो ऑब्जर्वेशन ना बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ऑब्जर्वेशन मतलब सिस्टमेटिक, ऐसे नहीं मुंह उठा के पहुंचे, देखा और चले आए, फिर कल कुछ और देखा और चले आए ना। सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन मतलब क्या हुआ, जैसे आपके सामने आज इतने सारे लॉज हैं, इतना कुछ पता चल गया। पहले ये माना जाता था कि भाई अर्थ सेंटर में है, बाकी प्लैनेट्स और सन्स अर्थ के अगल बगल चक्कर मारते हैं, तो वो भी किसी ने ऑब्जर्वेशन करके ही इस तरह की थियरी दी थी। लेकिन किसी ने इससे ज्यादा डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन किया, ठीक है, किसी ने और ज्यादा डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन किया, तो उसे ये पता चला कि ना, ऐसा नहीं है, सन सेंटर में है, बाकी प्लैनेट्स अगल बगल घूमते हैं। अब इनमें से कोई भी यहां से बाहर जाकर नहीं देख के आया था, ठीक है, सब ने यहीं से ऑब्जर्वेशन किया, लेकिन उन्होंने सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन किया, हर चीज को ध्यान से बारीकी से चेक किया और तब कुछ नया लॉ दिया, बराबर है। तो सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन इन्वॉल्व है। दूसरी चीज है कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स। अब ये कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स क्या है, तो देखो हर चीज खाली ऑब्जर्वेशन से काम नहीं चल जाता, हर चीज पर आप ऑब्जर्वेशन देखोगे और बोल दोगे ऐसा होता है, ऐसा नहीं है, आप उन्हें चेक भी करोगे, ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स करके देखोगे, बराबर है ना। तो एक्सपेरिमेंट हम देखते हैं, अगर आपने देखा होगा बहुत सारे साइंटिस्टों के बारे में, अक्सर अगर आप कभी सर्च करो ना साइंटिस्ट वाइंटिस्ट की इमेज, तो अक्सर वो आपको वो एप्रॉन में दिखेंगे या कुछ डिवाइस के साथ दिखेंगे, राइट। तो ये क्या है, क्योंकि मतलब एक ऑब्जर्वेशन करने के बाद क्या होता है ना,
उस पर्टिकुलर चीज को मुझे और डिटेल में स्टडी करना है। चलो अब स्काई की बात हो गई, जो नाइट स्काई की बात पहले लोग देखते थे, स्टार्स और ये सबका, उनका तो एक्सपेरिमेंट हम नहीं कर सकते, लेकिन बाकी ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनका हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो मार्कर मैं ऊपर से यहाँ नीचे गिराऊं, ठीक है, तो ये नीचे जब पहुंचेगा तो इसकी स्पीड कितनी होगी, मुझे ये चेक करना है, ठीक है। तो मैं इसको फिर एक बिल्डिंग से जाकर गिराऊंगा, फिर मैं चेक करूंगा इसकी स्पीड कितनी है, फिर मैं इसको और ऊपर कहीं माउंट एवरेस्ट पर ले जाकर वहां से गिराऊंगा, फिर इसकी स्पीड चेक करूंगा। तो ये मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, ठीक है। किस चीज का एक्सपेरिमेंट? मैं ग्रेविटी की स्टडी ही कर रहा हूं, ठीक है, मैं ग्रेविटी की स्टडी कर रहा हूं। मैंने ऑब्जर्व किया कि ये चीज नीचे गिरती है, ठीक है, और नीचे जाते ही इसकी स्पीड बढ़ती है, ठीक है। अब किस तरह से बढ़ती है, किस मतलब कितने हाइट पर कितना वेरिएशन आता है, ये सारी चीजें मुझे अगर समझनी है तो मुझे अलग अलग हाइट से इसको गिराकर चेक करना पड़ेगा, बराबर है। तो इस तरह की चीज को हम एक्सपेरिमेंटेशन कहते हैं। तो वो है कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। अब कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट कहने का मतलब ऐसा नहीं कि मतलब कुछ भी एक्सपेरिमेंट कर दिया, ठीक है। वो जैसे न्यूक्लियर बम बनाना है तो ऐसा नहीं है कि साइंटिस्ट जाते हैं और लगाते हैं, चलो बम बनाओ, उड़ाओ, देखते हैं कैसा है, ऐसा नहीं करते हैं भाई, ठीक है। वो छोटे छोटे टेस्ट करते हैं, वो इस तरह के टेस्ट करेंगे जो कंट्रोल में हो, ठीक है। अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो उसे बंद किया जा सके, उसे रोक दिया जा सके, ठीक है। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स करना जरूरी है, ठीक है। फिर आती है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग की बात। अभी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग क्या है कि अब एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हो तो उन एक्सपेरिमेंट्स के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उनकी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव स्टडी करना। फॉर एग्जांपल एक ग्लास में पानी लिया, उसमें 1 चम्मच शुगर डिसॉल्व किया, उसका टेस्ट चेक किया, कैसा टेस्ट आ रहा है, कितना मीठा है। तो ये आप उसकी क्वालिटेटिव स्टडी कर रहे हो, उसका कलर कैसा हो रहा है, ठीक है, शुगर डालने से कलर में कैसा चेंज आ गया, पहले कैसा कलर था, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप क्वालिटेटिव स्टडी कर रहे हो। उसके बाद अगर आप और जाओ, कैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने 2 चम्मच शुगर डाल के 3 चम्मच शुगर डाल के चेक किया, ठीक है, तो अब आप क्वांटिटीज को कैलकुलेट कर रहे हो, राइट, कि 3 चम्मच डालने पर क्या चेंज आ रहा है। फिर आपने शुगर हटा के सॉल्ट डाल के देखा, ठीक है। आपने सैचुरेशन के बारे में सुना होगा कि डिसॉल्व करते करते एक लेवल पर आने के बाद ना सब्सटेंस में, सॉल्यूशन में डिसॉल्व होना, सब्सटेंस बंद हो जाता है, मतलब सॉल्यूट डिसॉल्व होना बंद हो जाता है, हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, राइट। तो उसमें फर्दर शुगर डिसॉल्व करके तो मतलब डिसॉल्व नहीं होगा, तो शुगर सॉल्यूशन हो गया सैचुरेटेड। उतने ही पानी में अब आप सॉल्ट डाल के चेक कर रहे हो, ठीक है, अलग से लिया, उसी में नहीं डाल रहे, उतना ही अमाउंट का पानी फिर से अलग से लिया, उसमें सॉल्ट डाल के चेक कर रहे हैं। तो कितना सॉल्ट डालने पर सैचुरेशन हो रहा है और शुगर वाले में कितने पर सैचुरेशन आ रहा था, ये चीज़ों को हम एनालाइज कर रहे हैं। तो ये क्वांटिटेटिव स्टडी है, ठीक है। जब हम नंबर्स की बात करने लग जाते हैं तो वो क्वांटिटेटिव स्टडी हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें भी हम साइंस में करते हैं। फिर है मैथमेटिकल मॉडलिंग। अब देखो, एक्सपेरिमेंट्स करने के पीछे, ये सारी स्टडी करने के पीछे जो मेन पर्पस होता है ना, वो यही होता है। क्यों ये होता है कि जैसा मैंने तुमको बताया कि फॉर एग्जांपल ये गिराकर चेक करना था इसकी स्पीड नीचे जाके कितनी होती है। तो अब मैंने एक बार स्टडी की, ठीक है, कि यहां से गिराऊंगा, इस बिल्डिंग से गिराऊंगा तो इतना, इस बिल्डिंग से गिराऊंगा तो इतना, और माउंट एवरेस्ट से गिराऊंगा तो इतनी स्पीड होगी नीचे जाके, राइट। अब मैं हर बार यही चीज करने बैठूंगा? हाँ, एक मार्कर के लिए चेक करना था, चलो अब मुझे इससे कोई बड़ी चीज गिरा कर देखनी है या इससे कोई हल्की चीज गिरा कर देखनी है, तो उसके लिए क्या करूंगा, फिर से वही एक्सपेरिमेंट करता रहूंगा? नहीं नहीं, वो मुझे बार बार ना करना पड़े, इसलिए ये मैथमेटिकल मॉडलिंग की जाती है। मतलब आप एक बार एक्सपेरिमेंट्स करो, डिटेल में करो, अच्छे से एनालाइज करके करो, सारे रिजल्ट्स को अच्छे से स्टडी करो और फिर एक मैथमेटिकल मॉडल तैयार करो उसका, मतलब इक्वेशंस। तो ठीक है, आपने इस इक्वेशन के बारे में सुना होगा, है ना, दुनिया भर में फेमस है, और इस इक्वेशन के मतलब जो जन्मदाता हैं जिन्होंने इस इक्वेशन को बनाया है वो भी दुनिया भर में फेमस है। यस, मैं एल्बर्ट आइंस्टाइन की बात कर रहा हूँ। E = mc² या डेल्टा mc² भी होता है, ठीक है। रिलेटिविटी की थियरी में ये बहुत बड़ा इक्वेशन है तो देखने में बहुत छोटा लेकिन बहुत पावरफुल इक्वेशन है। तो ये भी एक मैथमेटिकल मॉडल है, ठीक है। तो आइंस्टाइन ने जब ये इक्वेशन दी, ठीक है, एक बार उन्होंने ये इक्वेशन बना दी, अब इस इक्वेशन का यूज होता है, ठीक है। आपको न्यूक्लियर रिएक्टर बनाना हो या न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना हो, हर चीज में ये यूज होता है, ठीक है। आपको कम अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस यूज करके कितनी एनर्जी मिलती है, ये एक्चुअली क्या है ना, ये एनर्जी मास रिलेशन है, ठीक है। मास को एनर्जी में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है उसकी इक्वेशन है, ठीक है। तो कितना मास आपका एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होगा वो चीज ये बताती है। तो आप ना हर बार जैसे 1 kg मास का कितना एनर्जी बनेगा, ठीक है, तो आप 1 kg मास को पूरा एनर्जी में कन्वर्ट करके चेक करोगे, फिर 10 kg मास कितने बनेगा, तो फिर 10 kg को कन्वर्ट करोगे, फिर 20 kg को कन्वर्ट करोगे। नहीं, आपने एक बार कन्वर्जन किया, अच्छे से स्टडी की,
आपके पास ये इक्वेशन आ गई। अब आपको बार बार 10, 20, 30 kg का स्टडी करने की जरूरत नहीं है, आपको पता चल गया है कि 1 kg में इतना है। अब ये इक्वेशन है अपने पास, यहाँ 10 kg डालो 10 kg की एनर्जी मिल जाएगी, 20 kg डालो 20 kg की एनर्जी मिल जाएगी। यानी मैथमेटिकल मॉडलिंग किस लिए हम करते हैं, ताकि एक्सपेरिमेंट्स बार बार ना करने पड़े। ठीक है, पहली बार जितनी बार एक्सपेरिमेंट करना है, मतलब पहली बार जब आप स्टडी कर रहे हो तो आपको एक्सपेरिमेंट्स जितनी बार करना है, जितने टाइप के रिजल्ट निकालने निकालो, फिर एक मैथमेटिकल मॉडल तैयार करो। अब ये मॉडल तैयार हो गया ना, अब ये दुनिया के हर कोने में भेजो, हर कोई इसके पास इसका फायदा ले सकता है। ठीक है, तो मैथमेटिकल मॉडलिंग समझ में आ गई। अब बात करते हैं प्रिडिक्शन एंड वेरिफिकेशन और फॉल्सिफिकेशन ऑफ थियरीज। प्रिडिक्शन बच्चों, ये ना ऐसे तो बहुत ही फालतू सी चीज लगेगी, लेकिन ना मानो मेरी बात, बहुत बड़ी बड़ी डिस्कवरीज इस प्रिडिक्शन पर हो गई हैं। प्रिडिक्शन का मतलब तो पता है ना, प्रिडिक्शन मतलब कुछ प्रिडिक्ट करना, ऐसे एज्यूम करना। ठीक है, तो पहले तो हम क्या करते हैं ना, थियरीज को प्रिडिक्ट करते हैं। ठीक है, कुछ स्टडीज की, कुछ एनालिसिस की और हमने कुछ प्रिडिक्ट कर दिया कि ऐसा करने से ऐसा होता है। ठीक है, पर खाली बोल देने से ऐसा नहीं होता। ठीक है, क्योंकि आपने कुछ बोला, उसके बाद 4 लोग टांग अड़ाने आ जाएंगे, अरे कुछ भी बोलते हो, आपको गलत साबित करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, हेल्प करने वाले कम होते हैं, टांग अड़ाने वाले ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो आपने जब कुछ प्रिडिक्शन किया तो सिर्फ प्रिडिक्शन से काम नहीं चलेगा, आपको उसे वेरीफाई या फॉल्सिफाई करना पड़ेगा। ये दोनों एक ही चीज के लिए हैं। ठीक है, वेरीफाई करना मतलब जो थियरी आप दे रहे हो, उस थियरी को अलग अलग केसेस में चेक करो कि हर जगह वो थियरी सही बैठ रही है कि नहीं बैठ रही है। ये जो इक्वेशन दी थी आइंस्टाइन ने, ठीक है, ये सही है कि नहीं है हर केस में, ये भी वेरीफाई करना पड़ता है। तो कई केसेस में इसे वेरीफाई भी किया जाता है। ठीक है, अब वेरीफाई हो गई तो थियरी एस्टैब्लिश हो गई, लॉ बन गई। ठीक है, पहले वो थियरी ही होती है, बाद में वो एस्टैब्लिश होकर लॉ बनता है जब वो वेरीफाई हो जाता है कंप्लीटली। ठीक है, तो वेरिफिकेशन और फॉल्सिफिकेशन मतलब एक ही चीज। वेरीफाई करना मतलब चेक करना सही है या गलत है, फॉल्सिफाई करना मतलब वही कि आप उसको गलत करने की कोशिश करो, साबित करो उसको गलत, और अगर गलत साबित नहीं होता है तो भाई सही है ना। तो वो चीज दोनों का मतलब एक ही है, यानी वेरीफाई करना। ठीक है, तो प्रिडिक्शन एंड वेरिफिकेशन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है साइंटिफिक मेथड में, यानी कि जब हम साइंस की स्टडी करते हैं, हम किसी प्रोसेस को समझ रहे हैं साइंटिफिकली, तो हमको ये सारे स्टेप्स का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, अब ना कुछ फिर से कहानियों पर चलते हैं। ये तो हो गया बच्चों, देखो साइंस में ना अब इतना कुछ कर लिया आपने, ये सब करने के बाद आपने कोई लॉ बना दिया, चलो ये लॉ बना दिया मैंने, E=mc², आइंस्टाइन ने बनाया, मैंने नहीं बनाया। ठीक है, ये बन गया, तो क्या ये पत्थर की लकीर हो गई? नहीं, ये पत्थर की लकीर नहीं है। अगर तुम में से कल उठ के कोई इस इक्वेशन को गलत साबित कर देता है तो उसकी पॉसिबिलिटी है, यस, ये गलत साबित हो सकता है। ठीक है, क्योंकि आज तक की हमारी जो स्टडीज हैं उस हिसाब से ये सही है, लेकिन हो सकता है कल को कुछ नई स्टडीज हो, कुछ नए रिजल्ट्स आए जिसमें ये इक्वेशन सही ना बैठती हो। बराबर है, तो कोई भी इक्वेशन, कोई भी लॉ साइंस में पत्थर की लकीर नहीं है। ऐसा नहीं कि आप उसे क्वेश्चन नहीं कर सकते, आप हर चीज को क्वेश्चन कर सकते हो, पर ऐसे ही मुंह उठा के, ऐसे सुबह उठे ब्रश के बिना मुंह उठा के गए क्वेश्चन कर दिया, नहीं। आपको अगर क्वेश्चन करना है तो आपके पास नॉलेज होना चाहिए, इसे गलत साबित करने के लिए आपके पास कुछ एविडेंस होना चाहिए, कुछ पॉइंट होना चाहिए। बराबर है, तो ना तो कोई साइंटिस्ट एकदम सर्वे सर्वा, मतलब कि जो साइंटिस्ट ने बोल दिया, मतलब साइंटिस्ट भगवान, इसने जो बोल दिया उसको गलत नहीं किया जा सकता, नहीं, ऐसा नहीं है। बड़े बड़े साइंटिस्टों की थियरीज को बाद में गलत साबित किया गया है। ठीक है, तो ना कोई साइंटिस्ट एकदम अनक्वेश्चनेबल है और ना ही कोई थियरी अनक्वेश्चनेबल है। हर चीज को क्वेश्चन किया जा सकता है, हर चीज में मॉडिफिकेशन पॉसिबल है, हर चीज को गलत करना भी पॉसिबल है। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है सर आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन ने जो लॉज दिए हैं, मोशन के लॉज और ग्रेविटी के लॉज, ठीक है, इसे किसी ने कभी चैलेंज नहीं किया था। ठीक है, पहले किसी ने इन्हें चैलेंज नहीं किया था। न्यूटोनियन मैकेनिक्स को सब कुछ माना जाता था, न्यूटन ने जो बता दिया ना, दुनिया उसे बहुत ही, मतलब भगवान की वाणी मानकर फॉलो करती थी। ठीक है, पर बाद में कुछ रिसर्चेस के बाद न्यूटन की थियरीज भी कई जगह पर गलत साबित हुई। फॉर एग्जाम्पल, जो न्यूटन का लॉ है, न्यूटन का ग्रेविटी का लॉ है ना, F=G m1 m2/d², ये हमने पढ़ा है 9th स्टैंडर्ड में। ये जो लॉ है इसे हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। दुनिया के हर कोने में ये लॉ काम करता है और सही सही काम करता है। ठीक है, पर बड़ी बड़ी चीजों के लिए काम करता है, छोटी चीजों के लिए नहीं। ठीक है, यानी कि मॉलिक्यूलर लेवल पर जब हम जाते हैं
ठीक है, जब हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स की स्टडी करते हैं, जब हम पार्टिकल फिजिक्स की बात करते हैं, किसकी? पार्टिकल फिजिक्स की। अब ये पार्टिकल फिजिक्स क्या है? पार्टिकल फिजिक्स में हम वो चीज स्टडी करते हैं एटम्स की, एटम्स के अंदर जाकर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, फिर फर्दर क्वार्क्स, मेसॉन्स, पॉजिट्रॉन्स वगैरह वगैरह जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उन माइन्यूट पार्टिकल्स की जब हम स्टडी करते हैं उसको हम कहते हैं पार्टिकल फिजिक्स। ठीक है, वो ब्रांच कहलाती है पार्टिकल फिजिक्स। के भी कई ब्रांचेस हैं, उसमें से एक है ये पार्टिकल फिजिक्स। तो पार्टिकल फिजिक्स की स्टडी में ना न्यूटन का लॉ काम नहीं करता भाई। ठीक है, न्यूटन का जो ग्रेविटी का लॉ है वो पार्टिकल्स जिस तरह से बिहेव करते हैं उनके बिहेवियर को एक्सप्लेन करने में हेल्पफुल नहीं है। तो न्यूटन की इतनी बड़ी थियरी भी इस लेवल पर काम नहीं करती है, ये बाद में साबित हो गया। ठीक है, तो मैंने बोला ना कि ऐसा कोई साइंटिस्ट नहीं है, ऐसा कोई लॉ नहीं है जिसे क्वेश्चन नहीं किया जा सके, जिसे गलत ना किया जा सके। हर चीज की पॉसिबिलिटी है। जब न्यूटन ने इन लॉज को दिया था, ठीक है, उस टाइम ये लॉज हम जो आसपास की चीजें देखते थे, बड़ी चीजों को ही समझते थे, उन्हीं पर अप्लाई करते थे, तो ये सही था। लेकिन जब जैसे जैसे फिजिक्स में एडवांसमेंट्स आने लगी और जब हम मॉलिक्यूलर लेवल पर जाकर चीजों को स्टडी करने लगे, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाकर स्टडी करने लगे, तब ये लॉज को वहां पर सही नहीं पाया गया। तो बाद में पता चला कि ये हर जगह सही नहीं है। ठीक है, तो इस तरह का है, बराबर है। अच्छा, फिर कुछ चीजें ऐसी भी है कि लॉ बना हुआ है, लॉ सही भी है, ठीक है, पर जैसे कि इसमें क्या हुआ, एग्जाम्पल के तौर पर देखो, इसमें क्या हुआ कि ये लॉ पार्टिकल लेवल पर काम नहीं करता, राइट, पार्टिकल फिजिक्स में काम नहीं करता, छोटे लेवल पर काम नहीं करता, तो कुछ तो नया लाना पड़ेगा ना जहां हम उन पार्टिकल्स की स्टडी कर सकें, है ना। इसके न्यूटन के लॉज वहां काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो कोई दूसरे लॉज लगेंगे वहां पर, है ना। तो उसके लिए एक नई ब्रांच डेवलप कर दी गई फिजिक्स की। ठीक है, पार्टिकल फिजिक्स को स्टडी करने के लिए, ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल्स को स्टडी करने के लिए एक नई ब्रांच डेवलप की गई जिसका नाम कहलाता है क्या, क्वांटम मैकेनिक्स। और ये बहुत ही गजब ब्रांच है और आजकल इसी का मार्केट चल रहा है, गरम गरम, एकदम गर्मा गर्म मार्केट है इसका। ठीक है, ये जहां यूज होते थे, न्यूटन के लॉज जहां यूज होते थे, ठीक है, ये सब जहां चीजें यूज होती थी उसे हम क्या कहते थे, न्यूटोनियन मैकेनिक्स। क्या कहते थे, न्यूटोनियन मैकेनिक्स। मतलब मैकेनिक्स ही है, मैकेनिक्स मतलब चीजों के मोशन के बारे में या उनके रेस्ट की कंडीशन के बारे में स्टडी करना, ठीक है, वो कहलाता है मैकेनिक्स। तो जहां न्यूटन के लॉज एप्लीकेबल हैं वो कहलाता है न्यूटोनियन मैकेनिक्स। और मैकेनिक्स के जिस लेवल पर न्यूटन के लॉज काम नहीं करते वहां रिवोल्यूशनरीज थियरीज चल रही हैं, नई नई थियरीज दिन पर दिन आते जा रही हैं, वो थियरीज जो यूज हो रही हैं उसको हम कहते हैं क्या, क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, तो मैकेनिक्स न्यूटोनियन, जहां न्यूटन के लॉस चलते हैं, जहां न्यूटन के लॉस काम नहीं करते वहां जो मैकेनिक्स के हम स्टडी करते हैं वो कहलाता है क्या, क्वांटम मैकेनिक्स। इसके अंदर ही बहुत कुछ है, ठीक है, स्ट्रिंग थियरी वगैरह जो आजकल मॉडर्न फिजिक्स का ना यही सबसे मेन सेंटर है। ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स में अगर आपको इंटरेस्ट हो, अगर कभी आप फ्यूचर में रिसर्च करना चाहते हो, तो ये जो ब्रांच है ना इसमें बहुत स्कोप है। लेकिन एक चीज पहले बता देता हूं, दिमाग घुमा देता है। ठीक है, अच्छे अच्छे लोगों का दिमाग घूम जाता है और कई लोग, ठीक है, इवन जो इसके फाउंडिंग फादर्स थे, ठीक है, नील बोर्स हो गए, आपके स्क्रोडिंगर हो गए वगैरह वगैरह, ये सभी लोगों ने, ठीक है, खुद इसके बारे में कहा है कि क्वांटम मैकेनिक्स मतलब फोड़ देता है दिमाग। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, तो मैंने क्या बोला, देखो इसमें क्या हो रहा है कि ये जो लॉज नहीं काम कर रहे हैं, तो ऑल ऑफ मतलब हमने ड्रास्टिक चेंज करके नया ब्रांच ही डेवलप कर लिया, राइट, जिसमें कुछ नए नए लॉज हैं। इन लॉज को हमने स्क्रैप कर दिया। जब हम पार्टिकल फिजिक्स में पार्टिकल लेवल पर स्टडी करते हैं तो वहां क्वांटम मैकेनिक्स यूज करते हैं, और क्वांटम मैकेनिक्स के लिए ये लॉज जो है ना ये किसी काम के नहीं है, ये पूरी तरह से निकाल के फेंक दिए गए, स्क्रैप कर दिया गया। तो एक ड्रास्टिक चेंज आया, राइट। हमने इन लॉज को कोशिश की मॉलिक्यूलर लेवल पर लगाने के लिए, पार्टिकल फिजिक्स में हमने इनको लगाने की कोशिश की, लेकिन रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे, तो इनको पूरा हटाकर नया ही पूरा सिस्टम ला दिया। तो एक तरह का ये चेंज आया, राइट, इवोल्यूशन हो गया, राइट, यहां से एक नया चेंज यहां आया। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है, ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो लॉज में चेंज आ रहा है ना, ठीक है, वो एक बड़ा चेंज नहीं आएगा, छोटा सा चेंज आएगा, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बता दूं कि पहले क्या होता था ना, कि जो आपको मैंने बताया कि हेलियोसेंट्रिक मॉडल, जिसमें हम सन को सेंटर में मानते हैं,
और बाकी प्लैनेट सन के अगल बगल घूमते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये कोई प्लैनेट है, सन के अगल बगल घूम रहा है। ये एक मॉडल प्रपोज किया था। किसने प्रपोज किया था ये मॉडल? निकोलस कॉपरनिकस ने। किसने? निकोलस कॉपरनिकस। इनके पहले ये माना जाता था कि जो अर्थ है वो सेंटर में है और बाकी प्लैनेट्स अगल बगल घूमते हैं और सन भी अगल बगल घूमता है, ठीक है। अर्थ सेंटर में था, वो कहलाता था जियोसेंट्रिक मॉडल। ये है हमारा हेलियोसेंट्रिक मॉडल जिसमें सन सेंटर में है, बराबर है। इसे किसने बनाया था? निकोलस कॉपरनिकस ने दिया था, ठीक है। इन्होंने भी कहीं बाहर जाके स्टडी नहीं की थी और ना इन्होंने टेलीस्कोप का यूज किया था। बिना टेलीस्कोप के सिर्फ नाइट स्काई की स्टडी करके इन्होंने ये बता दिया था कि सन सेंटर में है, प्लैनेट्स अगल बगल घूमते हैं। सोचो, जीनियस का लेवल सोचो इनका। पर इसमें कुछ कमी निकली। कैसी कमी निकली? एक और थे एस्ट्रोनॉमर जोहानस कैपलर, जिसके बारे में आप 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो, जिन्होंने कैपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन दिए थे। 3 लॉज थे 9th स्टैंडर्ड में, अगर याद हो तो, ठीक है। तो जोहानस कैपलर ने क्या किया? उन्होंने इस थियरी को थोड़ा सा मॉडिफाई किया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये बोला कि ये जो पाथ दिखाया गया है सर्कल के शेप में, कि प्लैनेट्स जो है सन के आसपास गोल ऑर्बिट में, सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हैं, वो गलत है। उन्होंने बोला एक्चुअली में सन के आसपास प्लैनेट्स एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं, ठीक है। ये जो ऑर्बिट है वो गोल नहीं होता, सर्कुलर नहीं होता, एलिप्टिकल होता है। किसने बताया ऐसा? जोहानस कैपलर ने। जोहानस कैपलर ने कैसे बताया? उन्होंने खुद कुछ नए एक्सपेरिमेंट नहीं किए, उन्होंने की सिर्फ स्टडी। क्या की? स्टडी। किसकी स्टडी की? टाइको ब्राहे के ऑब्जर्वेशंस की स्टडी की। ये एक और एस्ट्रोनॉमर थे टाइको ब्राहे। इन्होंने क्या किया था? ये नाइट स्काई को स्टडी करते थे, सारे ऑब्जर्वेशंस कलेक्ट करते थे, इनकी ना जिंदगियां बीत जाती थी। आप खुद सोचो ना, नाइट स्काई आप जब देखो, कभी रात को फुर्सत मिले तो, वैसे तो आजकल बच्चों को टाइम नहीं मिलता पबजी और इन सब से, वैसे बंद कर दो ये सब, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो। तो अगर आप कभी नाइट स्काई में ऊपर ऑब्जर्व करो, छत पे जाकर रात को देखो, तारों की पोजीशन देखो, आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। फिर 1-2 दिन में देखोगे, अगर आज जाओ, आज ही रात को जाओ, छत पर जाओ और कुछ चीजों को ऑब्जर्व करो, कहीं पर कुछ ब्राइट स्टार्स वगैरह दिख रहे हैं, नोटिस करके रखो। कल जाओ, परसों जाओ, 3 दिन बाद जाओ, आपको कोई खास फर्क देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। चेंजेस आपको देखने के लिए अगर अच्छे से चेंजेस ऑब्जर्व करना है तो आपको 6-6 महीने लगेंगे, 7-7 महीने लगेंगे, कई बार साल बीतते हैं, ठीक है, 2-2 साल, 10-10 साल बीतते हैं। तो इन लोगों ने ना ऐसे ही कई साल तक ऑब्जर्वेशंस किए, कई साल तक की उनकी रिकॉर्डिंग रखी, ऑब्जर्वेशंस कर करके रिकॉर्ड करके रखे बुक्स में, और फिर उसके बाद लॉस दिए। तो टाइको ब्राहे ने ना ऐसे बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड करके रखे थे। उन सारे रिकॉर्ड्स को किसने स्टडी किया? जोहानस कैपलर ने, ठीक है। जोहानस कैपलर ने जब इन रिकॉर्ड्स को स्टडी किया तो उन्हें यह पता चला, भाई इस आदमी ने रिकॉर्ड्स रखे हैं तो वो फालतू रिकॉर्ड होंगे नहीं, इसकी मेहनत है भाई जिंदगी भर की, ठीक है। तो इन्होंने जब इनकी स्टडी की, रिकॉर्ड्स की, तो उन्हें यह पता चला कि जो सर्कुलर ऑर्बिट मान रहे थे, ठीक है, इनसे पहले तो यही माना जाता था कि अर्थ का जो प्लैनेट्स का ऑर्बिट है सन के अगल बगल वो सर्कुलर है, ठीक है। तो इन्होंने जब स्टडी किया तो उन्होंने क्या बोला कि भाई इस स्टडी के हिसाब से जो इनके ऑब्जर्वेशंस हैं उस हिसाब से सर्कुलर ऑर्बिट वाला डेटा सही बैठता ही नहीं है, ठीक है। अगर इनकी जो ऑब्जर्वेशंस को मैं सही लूं, ठीक है, वो तभी सही बैठते हैं जब ऑर्बिट एलिप्टिकल हो। अब इन्हीं की बात को क्यों एक्सेप्ट कर लिया जोहानस कैपलर ने? इनकी स्टडीज को क्यों नहीं ऑब्जर्व किया? क्योंकि इनके पास उतने डिटेल्ड ऑब्जर्वेशंस नहीं थे जितने डिटेल्ड ऑब्जर्वेशंस इन्होंने करके रखे थे। एडवांसमेंट भाई, टाइम जैसे जैसे बीतता जाता है, इनके पास पहले उतना नॉलेज नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। जब इन्होंने बताया कि सन सेंटर में है, उसके बाद इस एंगल से इन्होंने स्टडी करना स्टार्ट किया, है ना, और फिर इन ऑब्जर्वेशंस का इन्होंने यूज किया, है ना। तो ड्रास्टिक चेंज नहीं आया, देख रहे हो, पूरी तरह से इनके आइडिया को स्क्रैप नहीं किया गया है, अभी भी देखो सन सेंटर में ही है, बस क्या मॉडिफिकेशन क्या है, जो सर्कुलर ऑर्बिट था उसको एलिप्टिकल मान लिया गया, ठीक है। तो हर किसी का कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। न्यूटन का जो लॉ था वो इस लेवल पर काम नहीं कर रहा, इसका मतलब ये नहीं कि न्यूटन का इस फील्ड में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, हम ऐसा नहीं कहेंगे। न्यूटन का इस फील्ड में काफी कंट्रीब्यूशन है। कैसे कंट्रीब्यूशन है? इनके लॉ को यहां लगाकर कोशिश की गई समझने की, नहीं समझ में आया तो पता चला ना कि कुछ नया करना पड़ेगा, बराबर है। तो हर किसी का कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन रहा है। किसी का लॉ अगर गलत भी हुआ है तो ऐसा नहीं है कि उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहा है, उसका कंट्रीब्यूशन रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है देखो,
कॉपरनिकस से केपलर के बीच में जो चेंज आया, कॉपरनिकस ने बोला था सन सेंटर में है, ऑर्बिट गोल गोल होता है। केपलर ने क्या बोला, सन सेंटर में ही है पर ऑर्बिट गोल नहीं, एलिप्टिकल है। ठीक है, तो इसमें क्या ये आइडिया पूरा स्क्रैप कर दिया क्या? कॉपरनिकस का आइडिया पूरा कैंसिल किया क्या? नहीं किया पूरी तरह से कैंसिल। सन तो अभी भी सेंटर में है, इनका ये आइडिया तो एक्सेप्ट किया ना केपलर ने, खाली क्या मॉडिफाई किया ये। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे इस केस में पूरा ड्रास्टिक चेंज आया है, पूरा स्क्रैप करके नया लॉ पूरा यूज किया गया, इसमें पूरा स्क्रैप नहीं किया गया, इसमें थोड़ा चेंज करके नया लॉ लाया गया है। तो साइंस में इस तरह की चीजें भी हमको देखने को मिलती हैं, बराबर है। तो ये हर तरह की चीज हम ऑब्जर्व करते हैं। अच्छा, तो अब आ जाते हैं हम साइंस के अंदर। ये साइंस में है, चाहे बोलो फिजिक्स में, बोलो फिजिक्स में भी यही चीज फॉलो होती है। जब साइंस में हो रही है स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसीजर्स, तो फिजिक्स में भी वही होगा, केमिस्ट्री में भी वही होगा। ठीक है, हर जगह वही होगा। तो इस तरह से सारी स्टडीज की गई और किस किस तरह से चेंज आए। तो मैंने बताया कि साइंटिस्टों को चैलेंज किया जा सकता है, साइंटिस्टों के आइडियाज को, उनकी थियरीज को, उनके लॉज को चैलेंज किया जा सकता है। तुम कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, पर उसके लिए फिजिक्स में इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मानो मेरी बात, बहुत इंटरेस्टिंग है फिजिक्स। अभी तो कुछ नहीं बताया मैंने आपको, 1% भी नहीं बताया है फिजिक्स में जो कुछ है। ठीक है, इससे भी भयंकर भयंकर चीजें, बहुत कुछ है जानने जैसा। अच्छा, तो इसके अलावा फिजिक्स को जब हम स्टडी करते हैं ना, तो हमारे फिजिक्स की स्टडी में 2 खास अप्रोच हैं। ठीक है, 2 खास अप्रोच लेकर हम फिजिक्स में चलते हैं। कैसे कैसे अप्रोच? एक अप्रोच है हमारा यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन क्या है ये यूनिफिकेशन, वो बताएंगे थोड़ी देर बाद। और दूसरा है हमारा क्या, रिडक्शनिज्म। ये क्या है ये बताएंगे थोड़ी देर के बाद। तो बच्चों, यूनिफिकेशन का मतलब क्या? यूनिफाई करना, सिंपल सी बात है। वर्ड्स को अगर ये वर्ड टू वर्ड कैच किया जाए मीनिंग, तो यूनिफिकेशन का मतलब यूनिफाई करना। तो देखो क्या हो रहा है, देखो बताता हूं। एक साइंटिस्ट थे मैक्सवेल। ठीक है, क्या किया था इन्होंने बताता हूं। एक साइंटिस्ट थे एम्पियर, एक साइंटिस्ट थे गाउस। ठीक है, ये दोनों लोगों ने कुछ लॉज दिए थे। 2 लॉ इन्होंने दिए थे, 2 लॉ इन्होंने दिए थे। इन्होंने 2 लॉ दिए थे इलेक्ट्रिसिटी के, मतलब चार्जेस एट रेस्ट होते हैं उसके स्टडी, आप पढ़ोगे इनके बारे में 12th में। चार्जेस जब रेस्ट पर होते हैं उसके रिगार्डिंग इन्होंने 2 लॉ दिए थे, और जब चार्जेस मोशन में होते हैं, यानी करंट की बात जब हम करते हैं, तो उसके लिए इन्होंने 2 लॉ दिए थे। इन 2 लॉ को कंबाइन कर कर एक सिंपल वो बना दिया इन्होंने, मैक्सवेल ने। 4 लॉज को कंबाइन किया था। ठीक है, इन चारों लॉज को कंबाइन करके सिंप्लीफाई कर दिया, किसने? मैक्सवेल ने। इनसे पहले इन लॉज को हम अलग अलग स्टडी करते थे, इस लॉ को अलग स्टडी करते थे, इस लॉ को अलग स्टडी करते थे। बाद में मैक्सवेल ने क्या बताया कि ये जो चारों लॉज हैं ये अलग अलग नहीं है, ये अलग अलग नहीं है, आपस में रिलेटेड है। ठीक है, रिलेटेड होने से क्या होगा मैं समझाता हूं। ये बिल्कुल वैसा ही है कि आप इंडिया में हो और आप जमीन खरीद रहे हो। ठीक है, आप यूनिट फॉलो कर रहे हो, कुछ बीघा जैसी यूनिट आती है जमीन की, बीघा आती है, कट्ठा आती है, एकड़ आती है। ठीक है, आप सपोज जापान में चले गए और वहां जब मतलब वहां का यूनिट तो मुझे नहीं पता, मैं कुछ भी दे देता हूं, चलो चुनमुन नाम दे देते हैं अपन। ठीक है, वहां जमीन की यूनिट है चुनमुन, बराबर है। आज से ऐसे नाम होते हैं ना वहां पर भाई। तो यहां बीघा है इंडिया में और यहां चुनमुन है। यहां जमीन की आपस में डीलिंग होती है ना भाई, ऐसा तो नहीं है कि यहां पर जमीन खरीद नहीं रहे होगा कोई और कोई बेच नहीं रहा होगा। यहां भी लोग जमीन खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। लेकिन अगर इनको आपस में ट्रेड करना हो, तो मैं यहां से आ गया, मुझे यहां जमीन खरीदनी है, मुझे यहां फैक्ट्री खोलनी है, तो मुझे इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो मेरे पास एक रास्ता क्या है, अगर मैं दोनों का कन्वर्जन सीख लूं कि यहाँ का बीघा यहाँ के चुनमुन में कितना होता है। ठीक है, तो मुझे दोनों के बीच क्या करना पड़ेगा, रिलेशन निकालना पड़ेगा। जैसे हम ना छोटी क्लास में पढ़ते हैं ना, छोटी क्लास में क्या हरदम तो पढ़ते हैं, मीटर और सेंटीमीटर का रिलेशन। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, ये रिलेशन है हमारे पास। तो अगर सेंटीमीटर में कुछ है तो उसको हम मीटर में निकाल सकते हैं। समझ में आया? तो 2 अलग अलग चीजों को हम आपस में कंबाइन कर सकते हैं ना, कि नहीं कर सकते हैं? इसको हम इस तरह से भी तो समझ सकते हैं और इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास रिलेशन है। तो वैसे ही जब लॉज के बीच में रिलेशन आ जाता है ना, तो चीजों को समझना आसान हो जाता है। अलग अलग लॉज को स्टडी करना और लॉज के बीच में अगर रिलेशन आ गया, तो आपके पास समझो कि एक ही लॉ आ गया, 4 के बराबर आपका सब एक ही लॉ है, ऐसा समझ सकते हो आप। समझ में आया? सिंपल तौर पर समझने के लिए बता रहा हूं ऐसा। ठीक है, कि 4 अलग अलग लॉज को स्टडी करना, और अगर चारों में रिलेशन आ गया तो आपके पास अगर एक लॉ है तो आप चारों की जानकारी रख सकते हो।
तो कौन सा आसान हुआ? 4 अलग अलग लॉस पढ़ना आसान हुआ या एक लॉ पढ़ना आसान हुआ? ऑफ कोर्स एक पढ़ना आसान हुआ। तो इसे हम कहते हैं यूनिफिकेशन। ठीक है, तो हम अलग अलग चीजों को रिलेट करते हैं, आपस में जोड़ते हैं। ठीक है, जैसे कि हम फोर्स की बात करें, नेचर में ना 4 फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं, चारों के अपने अपने अलग अलग बिहेवियर हैं। ठीक है, हमारी कोशिश चल रही है साइंटिस्टों की कि इन लॉस को भी कंबाइन किया जाए, इन चारों फोर्सेस के बीच में कुछ रिलेशन ढूंढा जाए। ठीक है, कि इन चारों को एक ही नजरिए से स्टडी किया जाए। ठीक है, चारों का अपना अपना सिग्निफिकेंस है, चारों अलग अलग लेवल पर अपनी अपनी जगह पर बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं, लेकिन इनका आपस में रिलेशन नहीं दिखता। अगर इनके आपस में रिलेशन एस्टैब्लिश कर लिए जाएं तो फिजिक्स की स्टडी और आसान हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए कोशिश की जाती है कि स्टडी और आसान हो जाए, कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाए। ठीक है, और हम कम मेहनत से ज्यादा रिजल्ट्स निकाल सकें, इसलिए ये कोशिश की जाती है। दिस इज कॉल्ड यूनिफिकेशन। अब बात करते हैं रिडक्शनिज्म की। तो देखो, रिडक्शनिज्म को समझने के लिए क्या करना है? अब रिडक्शनिज्म का नाम समझ के समझ में आ रहा होगा कि रिडक्शन करना, रिड्यूस करना कैसे। देखो, ये एक मेरा ऑब्जेक्ट है, इसका कुछ टेम्परेचर है। ठीक है, कुछ टेम्परेचर होगा। अगर मैं इसको गर्म करूं, एक स्टव लाके गर्म कर रहा हूं, जला रहा हूं, तो इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है ना। थर्मोमीटर लगा के चेक करो, थर्मोमीटर बना दूं? अच्छा, आजकल तो मार्केट में ये वाला चल रहा है भाई, है ना, ऐसा वाला, बंदूक वाला, है ना, ऐसे लगा देते हैं यहाँ पे बंदूक की तरह। तो आपने इसका टेम्परेचर चेक किया, बराबर है। पहले कुछ टेम्परेचर था, आपने जब इसको गर्म करना स्टार्ट किया तो टेम्परेचर बढ़ गया इसका, है ना। और अगर लाके यहाँ बर्फ चिपका दिया कहीं तो इसका टेम्परेचर कम हो गया, है ना। तो ऐसा क्या होने लगा कि आपने जब हीट किया, जब गर्म आग जलाई इसके पास तो टेम्परेचर बढ़ गया, और जब बर्फ लगाई तो इसका टेम्परेचर कम हो गया। कैसे? हीट का फ्लो हो जाता है ना। अच्छा, ये सारी चीज हम स्टडी करते हैं किसमें? थर्मोडायनामिक्स में। किसमें स्टडी करते हैं? थर्मोडायनामिक्स में। थर्मोडायनामिक्स में क्या होता है ना, हम मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज की स्टडी करते हैं। मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज मतलब बड़े लेवल पर जो चीजें हमको देखने को मिलती है, जैसे टेम्परेचर हो गया, मास हो गया, ठीक है, और भी बहुत सी चीजें हैं। ठीक है, तो ये जब चीजें हम जब स्टडी करते हैं, बड़े बड़े चीजों को जो डायरेक्टली आप देख सकते हो, फील कर सकते हो आसानी से। ठीक है, मास आप किसी भी चीज का पता कर सकते हो आसानी से, टेम्परेचर आप आसानी से उसका मेजर कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें ऊपर ऐसी दिखती हैं, इसको हम कहते हैं मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज। इनकी स्टडी आसान है। पर अभी मास को मैं चेंज कर दूं, छोड़ दूं, यहां से हटा दूं, गायब कर दूं, टेम्परेचर की बात करूं अगर, तो जैसा बताया कि टेम्परेचर बढ़ रहा था, तो टेम्परेचर बढ़ने के पीछे रीजन क्या था? वो रीजन जानने के लिए हमने क्या किया, इसके अंदर घुस गए और इसको क्या कर दिया हमने, मैक्सिमाइज कर दिया, मैग्नीफाई किया। लेंस लगाओ तो इसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखेंगे तुमको। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? इसके अंदर जाके इसके छोटे छोटे पार्टिकल लेवल पर हमने स्टडी करना स्टार्ट किया कि ऐसा तो यहां पर क्या होता है कि जब आप आग यहां देते हो तो इसका टेम्परेचर, पूरे ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है? तो यहां जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं इसके अंदर, इनके अंदर कुछ चेंज आता है। ठीक है, इस स्टडी को हम कहते हैं काइनेटिक थियरी। क्या कहते हैं? काइनेटिक थियरी। अब मजे की बात यह है कि काइनेटिक थियरी का भी आपका एक चैप्टर है 11th में, और ये जो थर्मोडायनेमिक्स हम स्टडी करते हैं थर्मो में, ये भी आपका एक चैप्टर है 11th में ही। ठीक है, तो ये पढ़ने के लिए आपको 12th तक का वेट नहीं करना पड़ेगा, इसके लिए आपको 12th का वेट करना था। ये पढ़ने के लिए आपको 11th में ही मिल जाने वाला है, बराबर है। तो काइनेटिक थियरी यानी कि आप मॉलिक्यूलर लेवल पर जाकर उनको स्टडी करते हो, ठीक है, और समझते हो कि इनके जो चेंजेस हैं, इसमें काइनेटिक थियरी स्टडी करके पता चलेगा कि इस मॉलिक्यूलर लेवल पर क्या चेंज आ रहा है, और इस चेंज के आने की वजह से मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी यानी टेम्परेचर वगैरह में चेंज आता है। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक स्टडी करना मतलब मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज को स्टडी करना, ऊपर ऊपर की चीजें, और काइनेटिक थियरी की स्टडी करना मतलब इस ऑब्जेक्ट के अंदर जाकर अंदर का बिहेवियर समझना, जिसके वजह से हमको बाहर की चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, तो आपने क्या किया, जब आप बाहर की चीजें स्टडी कर रहे थे उससे आपको क्लियर पिक्चर नहीं मिल रहा था, ठीक है, तो आप कहां गए, उसके मॉलिक्यूलर लेवल पर स्टडी करने गए। आपने इसको छोटा करके, मॉलिक्यूलर में गए ना, बड़े चीज से छोटे लेवल पर गए। ठीक है, तो आप रिडक्शनिज्म में गए। ठीक है, आप बड़े से छोटे मतलब छोटा कर करके आप स्टडी कर रहे हो, तो ये क्या कहलाता है, क्या, रिडक्शनिज्म, बराबर है। तो यूनिफिकेशन और रिडक्शनिज्म क्लियर है आपका। ठीक है, तो अब वाणी को देते हैं विराम, यहीं रोक देते हैं इसको। बहुत से लोगों ने तो चलो बंद तो किया। तो बच्चों मानो मेरी बात, फिजिक्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मज़ा आएगा। थोड़ा प्रॉब्लम होगा उसको जिसको मैथ्स में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो थोड़ा सा मैथ्स पे वर्कआउट कर लो आप लोग। और मेरी बात मानो, अगर इंटरेस्ट बना लिया है ना आपने, तो मेहनत हो ही जाएगी।
डेफिनेटली हो जाएगी अगर इंटरेस्ट आ रहा है तो चैप्टर को एक बार रीड करो, टेक्स्ट बुक को, तो इंटरेस्ट बिल्डअप। और भी चीज़ें यूट्यूब वगैरह पे या और भी जगहों पर ना वीडियोस देखो, ठीक है, कि फिजिक्स में क्या क्या है, ठीक है, पढ़ाई वाले ही नहीं, एक्स्ट्रा वीडियोस देखो, ठीक है, एस्ट्रोनॉमी के बारे में देखो वगैरह वगैरह। मेरी मानो इंटरेस्ट बिल्डअप होगा, और इंटरेस्ट बिल्डअप हो गया तो भाई जैसा कह रहा हूँ मेहनत हो ही जाएगी। जैसे कि वो वाली मेहनत हो जाती है जब किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर हमारा इंटरेस्ट बिल्डअप हो जाता है ना, तो हम बहुत एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं। वहाँ मेहनत ना करके यहाँ करो, पढ़ाई भी करो, ठीक है। तो तब तक के लिए गुड बाय, और गुड बाय नहीं, बाय, मिलते हैं बहुत जल्द।